प्रॉपर्टी का बंटवारा। सीमा अपने दोनों बेटों की शादी को लेकर बहुत दुखी रहती थी। सीमा कहती है, मेरे दोनों बच्चों की शादी हो जाए, बस फिर मैं आराम करूंगी। इस घर में बच्चों की किलकारी सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। सीमा अपने दोनों बेटे रमेश और अमन की शादी के लिए अपने रिश्तेदारों से बात करती है। फिर एक दिन उसके रिश्तेदारों की ओर से विवाह के लिए प्रस्ताव आता है। सीमा को ये प्रस्ताव बहुत पसंद आता है। सीमा अपने दोनों बच्चों की शादी रेखा और हिमानी से कर देती है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है। एक दिन हिमानी और रेखा एक शादी में जाती हैं और हिमानी अकेले ही तोहफा वेडिंग कपल को दे देती है। ये देखकर रेखा का खून खौल उठता है और घर जाते ही रेखा अपना पर्स फेंककर कहती है, तुम खुद को क्या समझती हो? हिमानी बोली, क्या हुआ दीदी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? अच्छा, ज्यादा सीधी मत बनो, मैं बड़ी हूँ तुमसे, तो तुमने अकेले कैसे गिफ्ट दे दिया? मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? जेठानी के सामने देवरानी बड़ी बन गई। वाह भाई वाह! ये क्या, आप कुछ भी बोली जा रही हो? आप ही हर वक्त मुझे लोगों के बीच में पराया दिखाती हो, लेकिन मैंने कभी कुछ कहा है क्या आपसे? पर अब मुझे लग रहा है कि आप रिश्ता रखने लायक हो ही नहीं। अरे जा जा, तुमसे रिश्ता रखना भी कौन चाहता है? दोनों में बातचीत बंद हो जाती है और दिन जैसे जैसे गुजरने लगते हैं, उनके रिश्तों में कड़वाहट और भी बढ़ जाती है। एक दिन हिमानी को नहाने में देर हो जाती है। इधर रेखा अपने पति अमन को नाश्ता दे देती है, लेकिन रमेश को नहीं देती और उसे भूखे ही ऑफिस जाना पड़ता है। ये बात जब हिमानी को पता चलती है कि उसका पति भूखे ही ऑफिस चला गया है, तो वो गुस्से में फूट पड़ती है और अपनी सास के कमरे में जाकर उससे कहती है, मम्मी जी, अब मुझे नहीं रहना दीदी के साथ। जिस तरह ये करती है, इनसे अच्छे तो दुश्मन होते हैं। ये तो पराये से भी खराब है। ये सुनकर उसकी सास तुरंत रेखा को आवाज देती है और उससे पूछती है, अब आपको भी मम्मी जी इसकी बात पर भरोसा है? मैंने हमेशा इसे अपनी छोटी बहन समझा। परायों की बात जहाँ तक ये कर रही है, इसने अपने मन में बिठा रखा है। उसका मैं क्या करूँ? ये सब सुनकर उसकी सास सीमा कहती है, अब मुझे लगता है मुझे बंटवारा करना ही होगा। हाँ मम्मी जी, कर ही दीजिए। हाँ हाँ, अब तो कर ही दीजिए। कल संडे है, अमन और रमेश घर पर ही रहेंगे। तब सबके सामने फैसला होगा कि किसको क्या मिलेगा और किसे कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। रेखा और हिमानी दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं और सीमा की आंखें भर आती हैं। क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था मेरी दोनों बहुएं इस घर को स्वर्ग बना देंगी, लेकिन इन दोनों ने तो इस घर को नर्क बना दिया। घर में सन्नाटा छा जाता है और जब रात को अमन और रमेश घर आते हैं, तो दोनों भाई घर की हालत देखकर बिना खाए ही सो जाते हैं। इधर सीमा रात भर सो नहीं पाती है। अगली सुबह सीमा नहा धोकर गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों के साथ घर का बंटवारा करने बैठती है। माँ, इन सब की क्या जरूरत है? हम दोनों भाई एक साथ ही रहना चाहते हैं। हाँ हाँ माँ, हम दोनों एक ही साथ रहेंगे। पिताजी के चले जाने के बाद बड़े भैया ने मुझे कभी भी पिताजी की कमी का एहसास नहीं होने दिया। फिर मैं राम जैसे इस भाई से अलग कैसे रह सकता हूँ? मेरे बच्चों, मेरे घर की सुख शांति के लिए ये बहुत जरूरी है। मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, लेकिन रोज रोज घर के इस क्लेश के लिए ये जरूरी हो गया है कि मैं इस घर और बाकी की प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दूं। तभी गांव का एक व्यक्ति बोला, मेरी बहन, प्रॉपर्टी का हिस्सा कर दोगी तो तुम किसके पास रहोगी?
ऐसा ना हो कि तुम्हारा क्या होगा। एक वक्त के बाद तुम भी इन लोगों के लिए बोझ हो जाओगी। तभी गांव का दूसरा बुजुर्ग बोला, मेरी बहन, हम तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगे, इसीलिए तुम्हारी प्रॉपर्टी की, तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम्हारे काम का भी बंटवारा होगा। ये सुनकर रेखा और हिमानी के मुंह लटक जाते हैं और रमेश और अमन मुंह झुकाकर खड़े रहते हैं। हमारा पुश्तैनी मकान रेखा को दे दो और पुश्तैनी जेवर हिमानी को। हिमानी की आंखें टिमटिमाने लगती हैं और वो झट से ही कहती है, वाह भाई वाह, बड़ी है दीदी तो सब कुछ इसे ही दे दो। ये कहाँ का दस्तूर है? मेरा पति भी इसी घर का बेटा है, तो इस घर की सारी संपत्ति पर मेरा आधा अधिकार है। छोटी बहू, जेवर और घर दोनों का मूल्यांकन एक बराबर है। तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, इस बात के लिए तुम निश्चिंत रहो। ऐसा है तो आप दीदी को जेवर दे दीजिए और मुझे घर। ये सुनकर रेखा कहती है, तो अब क्या ये इस घर का बंटवारा करेगी? प्रॉपर्टी में हिस्सा बराबर लेने के लिए खड़ी हो गई है, लेकिन ये नहीं कहा कि मम्मी जी की पूरी जिम्मेदारी मेरी। ये भी कह लेती तो अच्छा लगता। आपको इतनी दया आ रही है तो आप ही मम्मी जी को अपने हिस्से में रख लीजिए ना। तुमसे और कोई उम्मीद भी नहीं कर सकती। बेटा, ये छोड़ो, अभी तुम दोनों ये बताओ कि अपनी ननद के बच्चों की शादी में तुम दोनों क्या और कैसा और कितना दोगी? तुम्हारी तो एक ही ननद है और उसके 2 ही बच्चे, एक बेटा एक बेटी। बेटे की शादी के समय रेखा तुम खड़ी हो जाना और बेटी की शादी के समय हिमानी तुम खड़ी हो जाना। नियम के अनुसार शादी में जो भी देना होगा तुम दे देना। साल में 2 बार तुम्हारी ननद मायके आएगी, जिसमें एक बार रेखा के पास रुकेगी और दूसरी बार हिमानी के पास। हाँ, मुझे मंजूर है। हाँ, मुझे भी मंजूर है। ये सब सुनकर अमन और रमेश एक साथ बोल पड़े, अब हमारी बहन का भी बंटवारा हो रहा है। शादी करके हमने बहुत बड़ी गलती की है। अमन और रमेश की आंखें भर आती हैं और वो अपनी माँ की ओर देखने लगते हैं, जैसे कि तीनों आपस में बातें कर रहे हों। इतने में ही अमन और रमेश की बहन अपने पति और दोनों बच्चों के साथ वहां आकर खड़ी हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है माँ? जिस घर को पापा और तुमने इतने प्यार से संजोकर बनाया था, उस घर का बंटवारा हो रहा है और मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं। अमन और रमेश अपनी बहन को गले लगाते हैं। तभी गांव के दोनों बुजुर्ग कहते हैं, बिटिया, अच्छा हुआ तुम आ गई। इस समय तुम्हारा यहाँ होना जरूरी है। इस घर का तुम भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। मेरी बहन सीमा, लगता है हमें ये सब कल करना चाहिए, ताकि आपकी बिटिया को आप लोगों से बात करने का मौका मिल जाए। दोनों बुजुर्ग सीमा के घर से चले जाते हैं। अब बंटवारा कैसे होता है, हम देखेंगे अगले भाग में। सीमा अपनी बेटी को घर की हालत और दोनों भाभियों के बीच का मसला बताती है और उससे भी इस बंटवारे के लिए मना लेती है। सीमा की बेटी बोलती है, ठीक है माँ, अगर घर की शांति के लिए बंटवारा होना जरूरी है तो कर दो बंटवारा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे भाइयों का प्यार मेरे लिए यूं ही रहे, वो ही काफी है। ऐसा मत कहो बहन, तुम्हारे भाई जैसे थे वैसे ही हमेशा रहेंगे तुम्हारे लिए। हाँ दीदी, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी हम दोनों भाई एक साथ खड़े रहेंगे। प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, आपके भाइयों का नहीं, हम वही रहेंगे। अमन और रमेश और उसकी बहन की आंखें भर आती हैं और तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगले दिन फिर से
गांव के दोनों बुजुर्ग आते हैं और सब बंटवारे के लिए बैठ जाते हैं। सीमा, आज फैसला पूरा हो जाएगा। आपकी बहुओं को हमारी बात माननी पड़ेगी। सब कुछ बहुओं के हिसाब से थोड़े ना होगा, उन्हें हमारी बात भी माननी होगी। घर के सोने और चांदी के बर्तन, जेवर और बड़े बड़े सामान हॉल में रखवा दिए जाते हैं। सबसे पहले इस घर का हिस्सा होगा। इस घर में 2 तले हैं। अब तुम दोनों ही बताओ कौन कौन से तले में रहोगी। मम्मी जी, रेखा जो चाहे वो तला ले ले, बाकी जो रहेगा वो मैं ले लूंगी। मैं नीचे का तला लूंगी ताकि ऊपर नीचे करने का ज्यादा झंझट ही ना रहे। तो ठीक है, नीचे का फ्लोर छोटी बहू का और ऊपर का बड़ी बहू का, और छत दोनों बराबर इस्तेमाल करेंगी। ये तो हुआ घर का बंटवारा, लेकिन सीमा बहन किसके पास रहेंगी और कब तक? अब ये भी तुम दोनों ही बताओ, मैं किसके पास रहूंगी? मेरी तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं रहती ज्यादातर। मम्मी जी दीदी के पास ही रहेंगी। ये अच्छा है, हिस्सा लेने के समय तुम बीमार नहीं पड़ती हो। अपने सजने संवरने के समय तुम्हें कुछ नहीं होता, लेकिन मम्मी जी को रखने के समय तुम्हें दिक्कत हो रही है। आप अपने काम से मतलब रखिए, मेरे काम में टांग मत अड़ाइए। क्यों ना अड़ाऊं? तुमने मेरा नाम क्यों लिया? मुझे तुमसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी अमन चिल्ला कर कहता है, आप दोनों ने तो हद ही कर दी। बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं है। माँ आप दोनों को बोझ लग रही है। ऐसा करो, एक दिन सीमा बहन बड़ी बहू के घर में खाना खाएगी और दूसरे दिन छोटी बहू के घर में। इससे सीमा बहन दोनों के साथ रह भी सकेगी और उनके लिए भी चेंज हो जाएगा। जो उस दिन सीमा बहन बड़ी बहू के घर में खाना खाएगी, उस दिन छोटी बहू उनके कपड़े धोएगी और साथ ही पैर भी दबाएगी। और जिस दिन सीमा बहन छोटी बहू के घर खाना खाएगी, उस दिन बड़ी बहू उनके कपड़े धोएगी और पैर दबाएगी। ये सुनकर दोनों बहुओं का मुंह उतर जाता है, लेकिन मजबूरी में हाँ कहना पड़ता है। फिर रमेश कहता है, इसके अलावा माँ का जब जहाँ खाने को दिल करेगा, माँ वहीं खाएगी और रहेगी। तभी बड़ी बहू हिमानी कहती है, किसी दिन ऐसा हुआ कि मैं खाना ना बना पाऊं या उनके पैर ना दबा पाऊं, तो क्या होगा? उस दिन मीरा बहन छोटी बहू के पास खाएगी और छोटी बहू ही उनके सारे काम करेगी। और जिस दिन छोटी बहू की हालत नाजुक रही, उस दिन तुम करना सारे काम उनके, ठीक है? गुस्से में लाल अमन और रमेश की बहन कहती है, एक बूढ़ी औरत तुम दोनों के लिए इतनी भारी हो गई है। प्रॉपर्टी ले लो सारी, लेकिन माँ के काम को तो मत रो। तू अपना खून मत जला बेटा। आज ये मेरे साथ करेंगी, कल इनके बच्चे इनके साथ भी यही करेंगे। फिर दूसरा आदमी कहता है, अब आते हैं गांव के घर और यहाँ पड़े खानदानी जेवर पर। कल तो तुम दोनों ने झगड़ा कर लिया था, अब भी यही करना है या खुद बताओगी कि तुम दोनों को क्या लेना है? अब मैं घर लूंगी। नहीं, घर तो मेरे हिस्से में ही आना चाहिए। माँ एक काम करो, ये गांव का घर भी आधा आधा दोनों में बांट दो और जेवर भी, ताकि दोनों को शांति मिल जाए। मंद बुद्धि है ना दोनों, समझ में नहीं आता इन्हें कि घर और जेवर दोनों का मूल्यांकन एक ही है। ठीक है, फिर गांव के पुश्तैनी घर के बीच में दीवार डाल दी जाएगी और नाप कर जमीन दोनों में बराबर बांट दी जाएगी। और ये जेवर अभी अभी आधा आधा नाप के दोनों के हिस्से में कर दो सीमा बहन। सीमा जेवर नाप कर दोनों में बराबर बांट देती है। अब तो तुम दोनों को शांति हो गई होगी, माँ ने अपना सब कुछ बांट दिया है। अभी कहाँ, वो गांव का खेत तो अभी बाकी है। खेत का नाम सुनते ही
सीमा गुस्से में लाल होकर कहती है, इस खेत का बंटवारा करने की तुम दोनों सोचना भी मत। उस खेत से राजीव के बाबूजी को कितना लगाव था। जब तक मैं जिंदा हूँ उस जमीन पर दीवार नहीं खड़ी होगी और वो किसी के भी हिस्से में नहीं आएगा। सब कुछ तो दे ही दिया तुम्हें। इस जमीन का बंटवारा नहीं करना, लेकिन इसमें जो अनाज उगता है वो इन दोनों में बांट दो। हाँ बहन, थोड़े के कारण क्यों अपने लिए झंझट रखती हो। बात तो ठीक कह रहे हैं आप दोनों। इस जमीन का हिस्सा कभी नहीं होगा, लेकिन 6 महीने का अनाज हिमानी लेगी, बाकी 6 महीने का रेखा, और हमेशा ऐसा ही रहेगा। अनाज लोगी तो जमीन भी संभालने जाना होगा। 6 महीनों में एक बार अपनी अपनी बारी में आप दोनों को ही जाना होगा। हम दोनों भाइयों से उम्मीद मत करना। आज तक ये सब माँ देख रही थी। देवर जी, मैं तो नहीं जा सकूंगी गांव। मुझे वहाँ की हवा सूट नहीं करती। गांव कौन जाएगा? वहाँ तो कितने नियम मानने पड़ते हैं। वहाँ का आया हुआ राशन कौन खाएगा? अब तक माँ सब कुछ अपने ऊपर करती थी तो किसी को कुछ पता नहीं चलता था। तुम दोनों को ही दिक्कत है तो वहाँ के हिस्से का अनाज भी छोड़ दो। हिस्सा लेना बहुत आसान है, लेकिन हिस्से के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। ये शायद आप दोनों भूल गई हो। हिमानी और रेखा बहुत देर तक अपने अपने मन में सोचती हैं। रेखा मन ही मन बोलती है, अगर मैंने जाने से मना कर दिया तो पूरे साल का अनाज हिमानी ले लेगी। एक बार ही तो जाना होगा और साल भर का गेहूं चावल मुफ्त में मिल जाएगा, वरना बाहर से लेना तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। थोड़ी देर में ही दोनों हाँ कर देती हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागती हूँ, मैं तो चली जाऊंगी। मैं भी चली जाऊंगी गांव। सीमा घर की हर छोटी बड़ी चीज दोनों में बराबर बांटती जाती है और दोनों अलग अलग अपने हिस्से में रहने लगते हैं। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन इस तरह कभी रेखा के यहाँ तो कभी हिमानी के यहाँ रहना सीमा को गवारा नहीं होता और वो हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर अयोध्या के सरयू तट पर भगवान के भजन करने चली जाती है।